और अब बात करेंगे दिल्ली की। कौन होगा दिल्ली का सीएम, इस पर रहस्य गहरा रहा है। जी हां, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद पार्टी किसे मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपेगी, कौन पीएम मोदी की पसंद है और किस नाम पर पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से मुहर लगेगी, इस सवाल के जवाब पर अब तक सस्पेंस है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। पीएम आतिशी ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंपा और अब इसी इस्तीफे को लेकर एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। सूत्रों की माने तो हार को लेकर एलजी ने आतिशी से कहा कि आपको यमुना मैया का शाप लगा। साथ ही सीएम आतिशी से उन्होंने कहा कि आप लोगों को यमुना की सफाई पर ध्यान देना चाहिए था, तो यमुना की सफाई के लिए कदम उठाने चाहिए थे। यमुना मैया का शाप लगा, यह बात कही गई एलजी की तरफ से उन्हें। मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। आशीष, पहले तो डिटेल में बताइए क्या हुआ उस दौरान जब इस्तीफा सौंप रही थी आतिशी। देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये एक बड़ा खुलासा है कि एलजी साहब से जब कल आतिशी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गई मिलने के लिए अपना इस्तीफा देने के लिए, तो उन्होंने इस बात को भी रिवील किया कि उन्होंने आतिशी से कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल से भी इस बात को कहा था कि यमुना की सफाई के लिए आपको कदम उठाना चाहिए था, वरना आगे चल के यमुना का शाप लगेगा आपको। उन्होंने चीफ मिनिस्टर, माफ़ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को कहा कि आप लोगों को ये जो हार हुई है, आप लोगों को यमुना का शाप लगा। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही कल जब उनको आतिशी मिलने गई थी अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। अमूमन अखिलेश, हमने देखा है कि इस स्तर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे कोई व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट देना अवॉइड करते हैं, लेकिन ये अपने आप में दिखाता है कि पहले से वो आगाह कर रहे थे। जो पत्राचार होता था, तमाम मुद्दों को लेकर के ऑल्टरकेशंस होते थे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल या आतिशी बाद में, लेकिन उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये समझाया था कि आपने जो वायदे किए थे यमुना को लेकर के, उनको आपको पूरा करना चाहिए था, वरना आपको इसका शाप लगेगा। और वही बात उन्होंने कल सीएम आतिशी को दोहराई, फॉर्मर सीएम आतिशी को दोहराई, और उन्होंने कहा जब वो इस्तीफा देने गई थी कि आपको यमुना का शाप लगा, यमुना मैया का शाप लगा। तो अपने आप में दिखाता है कि हार होने के बावजूद ये मुद्दा अब हॉन्ट करेगा, आम आदमी पार्टी को हॉन्ट कर भी रहा है, और आगे आने वाले सालों में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम कॉर्नर से आम आदमी पार्टी को इन मुद्दों को लेकर के अब हमले झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि अब जिन्हें मौका मिला है उन्हें यमुना की सफाई करनी भी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब दिल्ली की सियासत को लेकर बीजेपी खेमे से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस और अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद सीएम चेहरे पर अंतिम फैसला होगा। पीएम के स्वदेश लौटने के बाद दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें परंपरा के मुताबिक सभी विधायक अपना नेता चुनेंगे। पीएम मोदी 14 फरवरी की रात को विदेश दौरे से लौटेंगे। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से भी समय मांगा है। एलजी से 48 नवनिर्वाचित विधायकों और सभी 7 सांसदों से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। लेकिन ये एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, प्रधानमंत्री के लौटने के बाद ही विधायक दल की बैठक होगी, ये एक बड़ी खबर मिल रही है। विस्तार से ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी बलराम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम, बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन होगा। इसको लेकर के कई नाम रेस में भी आए, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री को आज विदेश दौरे पर जाना है, उसके बाद ये अटकलें अब लगाई जा रही थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री का नाम कब ऐलान होगा। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री जब दौरे से लौट कर आएंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में तय होगा कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। अमूमन आपने देखा होगा कि तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ी और वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ उसने सरकार बनाई। और दिल्ली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कमान संभाली थी और एक के बाद एक बड़े वादे किए थे, और यह कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी की पिच पर आकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी ने खेला था, और उसका अंजाम आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए जो नंबर चाहिए थे वो प्राप्त किए हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री कौन होगा,
किस पर शीर्ष नेतृत्व जो है वो विश्वास जताता है, क्योंकि देखिए जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी देने की बात हो, चाहे सड़क या प्रदूषण को कम करने की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला था। लेकिन अब गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले पर है और जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर खरा कौन उतरेगा, किस पर यह बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री के लौटने के बाद तय करेगा। और माना जा रहा है कि जब 14 फरवरी को वो रात में लौट कर आएंगे तो 15 या 16 फरवरी को विधायक दलों की बैठक होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री चेहरे पर सहमति बनेगी और उसके बाद पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो नाम रेस में इस वक्त चल रहे हैं उसमें कई नाम हैं, लेकिन उन नामों पर अब विराम लग गया है, क्योंकि खुद बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उसको विधायक दल ही तय करेगा। और अमूमन हर राज्य में यह देखा गया है कि विधायक दल की जब बैठक हुई है उसी में मुख्यमंत्री चेहरे पर मुहर लगी है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व पहले से ही तैयार रखता है कि आखिरकार किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है मुख्यमंत्री के कंधे पर। इसलिए बहुत सोच समझकर पार्टी इस बार दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने जा रही है। जी ठीक है, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के खेमे से। कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सभी पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायक दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस दौरान सभी विधायकों और भगवंत मान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दिल्ली चुनाव में आपके हार को लेकर चर्चा होगी। आपको यह बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों और पार्टी कैडर ने दिल्ली में आपके लिए अहम भूमिका निभाई। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से कई सियासी आरोप भी लगे थे। और अब अरविंद केजरीवाल से मिलने वाले हैं सभी नेता। मेरे साथ बलराम भी मौजूद हैं, एक बार फिर से उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। बलराम, ये जो मुलाकात होनी है पंजाब के विधायकों के साथ, उसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, आपको बता दें कि पंजाब के तमाम मंत्री और विधायक दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगे थे। उन्हें अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हालांकि ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी बहुमत नहीं पा सकी और वो सरकार से बेदखल हो गई है। और जिस तरीके से पंजाब के विधायकों ने यहाँ पर भूमिका निभाई, जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया पार्टी के लिए रात दिन एक की, उसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। और माना जा रहा है कि कल पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके साथ पंजाब के सभी विधायक कल अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक में शामिल होंगे और आगे की रणनीतियों पर चर्चा होगी। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उसको लेकर के भी अटकलें जताई जा रही हैं कि इस बैठक में चर्चा होगी और जो विधायक, जो मंत्री अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, उनसे एक रिव्यू भी लिया जाएगा कि आखिरकार क्या वजह रही, जब आपने प्रचार किया तो किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली और क्या कुछ घटनाक्रम रहा प्रचार के दौरान। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बैठक में चर्चा होंगी और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आम आदमी पार्टी अपनी आगे की रणनीति तय करेगी कि किस तरीके से विपक्ष में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को। एक और खबर आ रही है दर्शकों को मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पंजाब के विधायकों से मिले तो बीजेपी ने इस पर बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा दावा है, भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से हटाना चाहते हैं केजरीवाल। भगवंत मान को नाकारा साबित करना चाहते हैं केजरीवाल। केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों के साथ दिल्ली में बैठक की। भगवंत मान के खिलाफ माहौल बना रहे हैं केजरीवाल। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात ख़राब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं। और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं हैं। मनोज्ञा लोहिवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी सहयोगी। मनोज्ञा, ये तो बीजेपी इस बैठक को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर सामने आ गई है।
बिल्कुल अखिलेश, और ये तो कटाक्ष की बात नहीं है, ये तो अब जनता और जनार्दन की बात है। जब जनता ने मैंडेट दिया है तो सवाल तो उठेंगे, और साथ ही साथ ये भी सवाल उठेंगे कि क्या अब अरविंद केजरीवाल का क्या कदम होगा। बीजेपी ये बखूबी जानती है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को जितना हराया है उससे बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल को हराकर हासिल की गई है, क्योंकि जब आपके आम आदमी पार्टी के मुखिया, उनके फाउंडर मेंबर और सब कुछ करता धरता अगर डिफीट हो जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अब बात दूसरी राज्य की कि पंजाब में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, भगवंत मान रहेंगे कि नहीं, इस पर कटाक्ष करना बनता है, क्योंकि लगातार एक ही ऐसी पार्टी थी जो हमने पिछले 70 वर्षों के इतिहास में देखा है जिसने सबसे कम समय में नेशनल पार्टी का स्टेटस हासिल किया है, और उसके साथ साथ 2 राज्यों में सरकार बनाई है, एक रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल होने के बावजूद। लेकिन उसका जो ये फिनोमिनल बढ़त थी अब वो धीरे धीरे कम होती घटती नजर आ रही है। और बीजेपी ने जिस तरह से अपना परचम इस बार लहराया है उसमें जनता का मैंडेट के साथ साथ एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि जो वादे और दावे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार किए गए थे वो खोखले साबित हो रहे थे। और उन खोखले वादे और दावे के ऊपर जिस तरह से अब गंगा का पानी की जगह अब यमुना का पानी बह रहा है और यमुना के पानी को साफ करने की तैयारी अब की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये बहुत बड़ी बात होगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर तो आपको अगले 15 दिन में सारी बातें साफ हो जाएंगी, क्योंकि जो कार्यक्रम होगा वो भी उतना भव्य ही रखा जाएगा, जहां पर लाखों लोगों को इनविटेशन देकर उनका स्वागत करके इस पूरे समारोह में स्वागत किया जाएगा। पर उसके भी राजनीति की तो अब शुरुआत हुई है और अगले 1 हफ्ते तक आप यकीन मानिए एक से एक छीटाकशी का दौर जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद एक बार फिर विपक्ष में दरार सामने आने लगी है। शिवसेना उद्धव गुट ने अब कांग्रेस पर बड़ा हमला कर दिया। संपादकीय सामना में विपक्षी गठबंधन को लेकर सवाल उठाए गए। संपादकीय में लिखा गया है, अगर इसी तरह से काम करना है तो गठबंधन वगैरह क्यों बनाया जाए, जी भर के लड़ो। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली के नतीजों से भी अगर कोई सबक नहीं लेता तो तानाशाह की जीत में योगदान देने का पुण्य ले लो और उसके लिए गंगा स्नान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए किस तरीके का तंज किया गया है, कटाक्ष किया गया है। कांग्रेस हो, हम सब इंडिया अलायंस के साथीदार पार्टनर है। कांग्रेस हमारा बड़ा पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल जी हमारे नेता है, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं जो महाराष्ट्र में सालों साल से अलायंस में या अखाड़े में काम करते, उनको लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी होती है। खास करके जो बड़ा पार्टनर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया, आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अब आपको दिखाते हैं आसमान में भारत के जांबाज पायलटों की एक खास फॉर्मेशन जो भारत के शौर्य और ताकत का प्रतीक भी है। देखिए जरा तस्वीरें। त्रिशूल फॉर्मेशन और एरो फॉर्मेशन के जरिए भारतीय वायुवीरों ने अपने कौशल और क्षमता का यह अद्भुत प्रदर्शन किया है। दो और फॉर्मेशन की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, वरुणा फॉर्मेशन और सारथी फॉर्मेशन। आप अवगत होंगे, इस समय भारत में महाकुंभ चल रहा है। देश दुनिया से कई सारे लोग तीर्थराज प्रयाग में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मुझे भी महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है, जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। और अब बात करेंगे महाकुंभ की। दरअसल 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है और इस दिन संगम में डुबकी लगाने का खास महत्व माना जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इस वजह से यह तिथि और भी खास हो जाती है। वैसे तो 13 जनवरी से ही देश विदेश के श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटे से श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक बहुत तेजी आ गई है और नतीजा ये कि प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। जगह जगह जाम की स्थिति है। भीड़ की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। महाकुंभ नगर से लेकर शहर तक लंबा जाम लगा हुआ है। शहर के हर एंट्री पॉइंट पर वाहनों की लंबी कतार है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक प्रयागराज शहर में हजारों श्रद्धालु जाम में जहां तहां फंसे हुए हैं। कुछ श्रद्धालुओं को तो 20-20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा है। प्रयागराज की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में उमड़ रही भीड़ ने प्रयागराज शहर के जनजीवन को पटरी से उतार दिया। आज जगह जगह जाम लगा हुआ है। दफ्तर जा रहे लोग बीच रास्ते में अटक गए तो रोजमर्रा के काम से बाहर निकलने वाले भी मुश्किल में दिखे। महाकुंभ क्षेत्र में किस तरीके के हालात हैं आप देखिए। जगह जगह ट्रैफिक की रफ्तार धीमी है। तमाम रास्तों पर श्रद्धालुओं का सैलाब है। तो शहर में जाम की स्थिति है। महाकुंभ क्षेत्र में कई जगहों पर श्रद्धालु अटके हुए हैं। हर तरफ मानव समंदर, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आइए प्रयागराज सीधे आपको लिए चलते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं और अवधेश मिश्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। मोइन, खबर यह आ रही है कि ट्रैफिक को लेकर दिक्कतें हो रही हैं, जहां तहां जाम है। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रोजाना लाखों की भीड़ आ रही है और आज भी अभी तक तकरीबन 85 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ क्षेत्र में तिल रखने तक की जगह नहीं है। पूरा शहर जाम है और आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा जिले प्रभावित हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर, लेकिन यहाँ पर एक तरफ दिक्कतें हैं, एक तरफ परेशानी है, जाम की समस्या है, तो दूसरी तरफ आस्था, श्रद्धा, आनंद और उमंग की भी तस्वीरें। देखिए, ये अखाड़े के बाहर दिगंबर अखाड़े के जो संत महात्मा है यहाँ पर पंच अग्नि तपस्या कर रहे हैं। चारों तरफ आग धधक रही है और ये संत महात्मा अग्नि के गोले में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, अनूठी साधना कर रहे हैं। और ये देखिए, हमारे साथ हरियाणा से आए हुए पहलवानों की टोली है। 20 पहलवान यहाँ पर खास तौर पर आए हुए हैं यहाँ पर और यहाँ व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। और ये राजस्थान से आई हुई जो महिलाएं हैं, देखिए कि यहाँ पर मौजूद हैं और खास अंदाज में यहाँ गीत सुनाते हुए, नृत्य दिखाते हुए अपनी आस्था, अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रही हैं। तो सबसे पहले इन महिलाओं का गीत सुन लेते हैं और ये जो भक्ति भाव में मगन होकर जिस तरह से झूम रही हैं वो आपको दिखा देते हैं। जी सुनाइए। ओ डे चुंदड़ में तो गई रे सत्संग में, ओ डे चुंदड़ में तो गई रे सत्संग में, करो सबीरी माने गेरा गेरा रंग में, सबरियों की छवि माने गेरा गेरा रंग में, ओ तेरी संगत में छोटे जगत है। मोइन, दोबारा मैं लौटूंगा आपके पास। महाकुंभ में स्नान के लिए देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पटना के रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। पटना जंक्शन पर पहुंच रही ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। हालात तो यह है कि सफर से पहले ही परिवार बिछड़ जा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रयागराज कुंभ जाने वालों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई है। इस वक्त पटना जंक्शन पर मैं मौजूद हूँ और अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूँ कि किस तरह से बड़ी संख्या में तमाम वो लोग जो कुंभ जाना चाहते हैं, जो एक बार गंगा में संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं, उनका तांता लगा हुआ है और प्लेटफॉर्म आपको नज़र आएगा उन तमाम यात्रियों से
तीर्थ यात्रियों से जिनको या तो कुंभ जाना है या फिर कुंभ से लौट रहे हैं, और ये तस्वीर तब है जब कुंभ में लोगों से आग्रह किया जा रहा है, ये उनको सूचना दी जा रही है कि आप यहाँ नहीं पहुँचे। ये आपको बड़ी संख्या में बिहार से जाने वाले तीर्थयात्री नजर आएंगे जो कुंभ जाना चाहते हैं। और अगर मैं इनसे, आप लोग कुंभ से लौट आई हैं? नहीं जाना है। हाँ। कहाँ से आई हैं? मालदा से आई हैं। आप लोग कितने लोग हैं? 16 आदमी है। टिकट है कंफर्म? हाँ, कंफर्म नहीं है, जनरल टिकट है। जनरल टिकट है। भीड़ तो बहुत ज्यादा है, आपको जानकारी है इसकी? हाँ, जानकारी है, लेकिन जाना है। हाँ। प्रयागराज से ही आ रहा हूँ। आ रहे हैं आप, तो आप तो स्थिति बेहतर बता पाएंगे। हाँ, तो मैं 10 तारीख को संडे को ही स्नान किया और अपने पेरेंट्स के साथ में गया था। मेरी मम्मी पापा, 65 ईयर्स की मेरी मम्मी है, 70 ईयर्स के मेरे पापा हैं। यूपी पुलिस ने अल्टीमेट एग्जाम्पल सेट किया है। इतना बेस्ट मैनेजमेंट है उनका, क्राउड कैसे मैनेज करना है, कहाँ से एक्टिवेट करना है, कहाँ एंट्री करवानी है, और इतना पोलाइट वो कर रहे थे। मैं बहुत क्या कहा, थैंक यू बोलना चाहता हूँ स्पेशली यूपी पुलिस को। प्रयागराज जाना है? हाँ, जाना है। कितने लोग हैं साथ में? 5 आदमी हैं। 5 आदमी। हाँ। और भीड़ तो वहाँ बहुत है, देखा है आपने? तो भीड़ तो कथी करे है, एंजॉय भी करेंगे। हाँ, स्टेशन है। हाँ। चलो इसको भेजाइए ना भाई दीदी, इसको। क्या हुआ, क्यों रो रही है? अंदर मम्मी अंदर चली गई है इसलिए। तो इसलिए इनकी कोशिश है जाने की। और देखिए जरा, परिवार के कुछ लोग अंदर पहुंच चुके हैं और ये छोटा सा बच्चा है जिसकी कोशिश है कि मैं अंदर जाऊं, चूंकि इनकी जो माँ है वो अंदर घुस गई है, और ये बच्चा भी अब धीरे धीरे करके कोशिश है जाने की। और ये स्थिति है, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा। जबरदस्त भीड़ है, आप देख रहे हैं लाखों लाख लोग वहां पर जा रहे हैं। ऐसे में कई जगहों से अव्यवस्था की सूचनाएं भी मिलती हैं। वहीं राजस्थान के रेलवे स्टेशनों पर भी हाल जो है वो अलग नहीं। संगम में डुबकी लगाने के लिए यहां से श्रद्धालु ट्रेन के जरिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मौजूदा हालात में रिजर्वेशन मुश्किल है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। जयपुर से हमारे संवाददाता मनीष शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त जयपुर रेलवे स्टेशन पर ये गाड़ी रुकी है और हम देख सकते हैं कि इसमें सभी बोगियों में पैसेंजर्स भरे हुए हैं और ये तमाम लोग प्रयागराज से आ रहे हैं। इस वक्त अगर हम ट्रेन की स्थिति देखें तो लगभग पूरी तरह से पैक है और मुसाफिर जो हैं वो प्रयागराज में संगम में डुबकी के बाद लौट रहे हैं। जो आपको इस वक्त इस डिब्बे में बैठे दिख रहे हैं, इन लोगों ने रिजर्वेशन नहीं कराया था। आपका रिजर्वेशन था? पहले था, कैंसिल हो गया, अब जनरल में आ रहे हैं। कहाँ, अब भी मिल रही है सुबह, कल रात को बैठे थे टॉयलेट के पास। ट्रेन में जगह मिल गई थी? नहीं मिली, परेशानी तो हुई। क्या खड़े होके गए, बैठ के गए? नहीं, बैठ के गए। बैठ के? तो रिजर्वेशन था? नहीं था। फिर ऐसे जनरल में गए। ऐसे जनरल में? हाँ। दिक्कत तो हुई होगी? बहुत दिक्कत हुई। ट्रेन में बहुत परेशानी होती है। बहुत होती है। बैठने की जगह मिल पाई पर लेकिन परेशानी बहुत थी ट्रेन में, तो बहुत थी। रिजर्वेशन क्यों नहीं कराया? मिला कहाँ सर, पहले होता तो होता, अभी हो ही नहीं रहा ना। वेटिंग बहुत चल रही थी इसीलिए नहीं मिला। लेकिन ये तकलीफ मंजूर है डुबकी के लिए? हाँ, डुबकी के लिए तो मंजूर है। बहुत भीड़ थी। तो ट्रेन में रिजर्वेशन था? नहीं, रिजर्वेशन हो नहीं सका सर, 3 बार 4 बार ट्राई किया, फिर हमने सोचा कुंभ कहीं चूक ना जाए, इसलिए हम ऐसे ही लोकल में चले गए सर। आराम से डुबकी उबकी लगा ली? हाँ। तो ये बताइए, भीड़ तो बहुत है? बहुत ज्यादा। और ट्रेन में भी भीड़ बहुत है? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। जी। आप भी बताएं, आपका नाम? बसंती देवी। भगवंती जी, आप भी प्रयाग से आ रही हैं? हाँ। लगा लिया महासंगम में डुबकी? हाँ, लगा लिया। भीड़ भाड़ कैसी है? भीड़ तो खूब है। इन लोगों की आस्था देखिए कि तमाम कष्ट सहने को तैयार हैं, लेकिन कुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र से जुड़े तमाम रास्तों पर तिल रखने की जगह नहीं। आमतौर पर जिन रास्तों पर कम वक्त लगता था, उन रास्तों पर भी 2 से 3 गुना वक्त लग रहा है। विवेक राय की एक रिपोर्ट देखिए आप। 80 किलोमीटर का सफर था, यहाँ पे आने के बाद 10-10 घंटे लग रहा है गाड़ी खड़ी करने में और यहाँ पे पहुँचने में। पूरा एक दिन खराब हो गया सर। कल सुबह हम यहाँ पर 7 बजे खड़े हो गए थे, मात्र 80 मिनट दिखा रहा था नेविगेशन से कि 2 घंटे का सफर है। वो 2 घंटे के सफर को शाम को 8 बजे प्रयागराज में पहुंचे थे। कोई व्यवस्था नहीं, पुलिस वालों से पूछो, आगे चले जाओ, 2 किलोमीटर बाद मूव कर गए आओ। सही जानकारी नहीं है ही नहीं।
कुछ है ही नहीं बताने के लिए। कितना डिस्टेंस है वो कह रहे 4 किलोमीटर, आगे जाके पता लग रहा है वो 4 का 12 किलोमीटर, 12 का 14 किलोमीटर है। कोई डिस्टेंस अच्छे से नहीं क्लियर करा था। कोई है ही नहीं बताने वाला, किसी से पूछो। गाड़ी रोकना पड़ा, 12-12 घंटा गाड़ी रोकना पड़ा पुल के ऊपर। बहुत जाम होता है हर जगह पे। अभी भी कार पार्किंग भी ऐसी लोकल खड़ी करके आए क्योंकि पूरा जाम था, कार की पार्किंग की कोई जगह नहीं थी। जहाँ जगह मिली जो पार्किंग थी उसमें करके आए। अभी हमें फिर आगे जाना है 13-14 किलोमीटर्स, उसके लिए भी कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। बाइक्स हैं, बसेज है, वो भी प्रॉपर रही है, कोई आ रहा है कोई नहीं आ। कितना पैसा ले रही है बाइक से? हाँ जी, हम बाइक से आए। जो लोकल चला रहे हैं बाइक उनसे आए, उन्होंने हमें करा, उन्होंने भी चार्जेस लिए, उनके भी चार्जेस हाई जा रहे हैं। बाइक कितना पैसा ले रही है? बाइक आप पे डिपेंड करता है, कोई आपको अगर कोई 150 इस हिसाब से ले रहे हैं। मैक्स टू मैक्स 500 भी जा रहा है। हमें 500 वाले भी मिले कि हाँ हमको 500 रुपए में छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे आएंगे, फिर उसको आगे बाद आपको फिर चलना पड़ेगा क्योंकि नहीं होगा। 1000 रुपए ऑटो वालों ने किराया लिया स्टेशन से। अभी यहाँ पे 3000। कहाँ से कहाँ तक? वो स्टेशन से 3-4 किलोमीटर पहले से लिया और 3000 रुपया लिया, तब मेरे को छोड़ा। वो भी बुलाया, मैं बुलाता हूँ इको। मैं बॉम्बे से आया, गाड़ी में छोड़ दिया यहाँ से 30-40 किलोमीटर पहले, और उधर पुल के उधर बहुत जाम लगा था। फिर आने के बाद ये 3000 रुपया मेरे को यहाँ तक छोड़ने के लिए। में कितने लोग आप लोग आए? 6 जन। 500 रुपया सवारी। यहाँ का व्यवस्था ठीक है, लेकिन यहाँ का जो आसपास की व्यवस्था है वो बहुत गंदगी है। विवेक, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कई जगहों से कि लोगों की मजबूरियों का कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं। जैसे एक शख्स को हमने सुना जो कह रहा था कि ऑटो वाला ज्यादा पैसा ले रहा है, बाइक वाले पैसे ले रहे हैं। कुछ जगहों से इस तरह की सूचनाएं भी मिली कि जो बोट वाले हैं वो भी मनमाना किराया वसूल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रशासन की जो मंशा है उस मंशा पर कहीं ना कहीं इसी तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं उस मंशा पर पलिता लगा रहे हैं, और इसी कारण लोग जो कहीं ना कहीं जिनको एक आस्था की डुबकी लगाने के लिए जिनको यहाँ पर आना है, उस दौरान जब लोग आ रहे हैं तो उनको इस तरीके से ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। हालांकि आपको बताऊँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्री में बाइक सेवा भी चला रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो 500-1000 रुपये एक लोगों से ले रहे हैं। बोट के किराए कई जगहों पर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये तमाम अव्यवस्थाएँ जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं बड़ी संख्या में। आपको बताऊं, श्रद्धालुओं का लगातार आना प्रयागराज में जारी है। आस्था की डुबकी सबको लगानी है, और माघी पूर्णिमा के पहले ये देखिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु, आपको दिखा दूं कि इस वक्त आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो संगम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं जहां पर खड़ा हूं ये काली बागंबरी चौराहा है। ये जो सामने की जो रोड है वो काली मार्ग कही जाती है, और जो दूसरी तरफ की रोड ये बागंबरी मोड़ है। और अभी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आते हुए देखते हुए ये जो बैरिकेड है वो लगा दिया गया है, और इस बैरिकेड के कारण अब लोग इधर से सीधे संगम न जा करके अब लोग आगे से घूम करके, यानी कि सामने नागवासुकी मार्ग और आगे से घूम करके लोग संगम की तरफ जा सकते हैं। देखिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये बात कही जा सकती है कि क्राउड मैनेजमेंट का जो पहला सिद्धांत है कि भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं चलती रहे, और ये डाइवर्जन से जो पहला सिद्धांत है वो तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लोग चल रहे हैं फिलहाल। और जो दिक्कतें देखिए, सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी भी है। जिस तरीके का एक बार हादसा हो चुका है, फिर से वैसा कुछ ना हो। धन्यवाद आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। वाराणसी में भी बढ़ती भीड़ से बुरा हाल है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर ओडिशा से पहुंचा 32 यात्रियों का जत्था परेशान दिखा हमें। इन श्रद्धालुओं ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए टेंट बुक किया था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इनसे बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता निशांत चतुर्वेदी ने। कुछ ऐसे भी यात्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं जिनके लिए प्रयागराज महाकुंभ का सफर आसान नहीं रहा है। अभी वो प्रयागराज महाकुंभ से आ रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। भाई साहब, कितने घंटे लगे, कहाँ से आ रहे हैं, जरा अपनी यात्रा के बारे में बताइए। जी, हम तो उड़ीसा बरगढ़ से आए हैं। 7 तारीख को पहुंचने के बाद हम लोग जब हमारा जो टेंट बुक किए थे वो टेंट ढूंढने के लिए फिर एक रात हम लोग को पैदल में जाना पड़ा, और वहाँ पर पुलिस लोग क्या करते हैं, जो पूरा लास्ट को हम गए थे वहाँ पर फिर क्या करते हैं वो बंद कर देते हैं। उसका बाद स्नान करने के लिए जैसे त्रिवेणी संगम के लिए प्रस्थान हो रहे थे हम लोग, लेकिन वो लोग बंद कर दिए हैं। मतलब वही गंगा मैया जी में स्नान किए हैं हम लोग, लेकिन वो त्रिवेणी संगम का स्नान हम लोग को लाभ नहीं हुआ है। हम सीधे मैं आपको ले चलता हूं, निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। निशांत, इतनी बड़ी संख्या में जहां लोग आ रहे हैं वो मानव समंदर उमड़ पड़ा है। जाहिर तौर पर दिक्कतें तो होंगी, कुछ अव्यवस्थाएं भी होंगी, लेकिन किस तरीके की परेशानी लोगों के सामने आ रही है? आपने बहुत सारे लोगों से बातचीत की होगी। बिल्कुल अखिलेश जी, प्रयागराज के बाद सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो काशी में है। और ये देखिए, हम एक ऐसे सेंटर पर मौजूद हैं
जो जगह सीधा प्रयागराज जाता है। इसके अलावा यहाँ से ही अयोध्या और काशी शहर की तरफ जाया जाता है। आप दोनों तरफ देख रहे होंगे कि जो वाहन है वो खड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इसी वाहन से प्रयागराज जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये लोग रुके थे, आखिर में क्या वजह है, यहाँ क्यों रुके हैं, गाड़ी क्यों खड़ी है? पता नहीं, हम लोग सुबह 5 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। अभी यहाँ पर प्रशासन ने हमारी गाड़ियाँ वापस कर दी हैं और यहाँ से अभी रास्ता बता रहे हैं कि 16 किलोमीटर का लंबा रास्ता है। हाँ। ना यहाँ पर कोई कैंप की व्यवस्था, ना खाने की, ना पानी तक की, प्याऊ तक के लिए नहीं है। यात्रियों के लिए तो कुछ सुविधा कर ही नहीं गई है। जैसा आपकी हम मीडिया में देख रहे हैं, सरकार द्वारा वादे किए जा रहे हैं, ऐसा एक भी वादा नहीं है जो पूरा होता हो दिख रहा है। बिल्कुल ना पानी तक की, प्याऊ तक नहीं। हमारे साथ तो बुजुर्ग आए, हम 150 लोग आए हैं, आगरा से आए हम लोग। आप लोग आगरा से आए हैं, प्रयागराज अभी आप लोग जाएंगे कि प्रयागराज से आ रहे हैं? नहीं, हम लोग प्रयागराज अभी अब जाएंगे। अभी हम बनारस में ही, हमें 36 घंटे हो गए हम लोग जब आगरा से निकले। रास्ते जाम से लेकर के हम जैसे तैसे सुबह 5 बजे यहाँ पर पहुंचे। अभी भी हम लोग दर्शन के लिए गए तो दर्शन में 12-14 घंटे की लाइन है, लेकिन आप 5100 रुपए दे दो तो 10 मिनट में आपके दर्शन ये भी दिक्कतें हैं। ये भी बाबा, आप कहाँ से हैं? आप तो परिवार के साथ हैं। कहाँ? आगरा से आया हूँ। क्या समस्या है, क्यों रुके यहाँ? समस्या जो है ना, यहाँ पे जो है मेन समस्या तो यहाँ पे जो है ना 20 किलोमीटर करीब जो है बस। ठीक है निशांत, अब वक्त फिलहाल इतना ही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।